नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज की हेडलाइंस। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को मिली पहली महिला अध्यक्ष। क्रिस्टी कोवेंट्री इस पद पर पहुंचने वाली पहली अफ्रीकी महिला। जिम्बाब्वे से ताल्लुक रखती हैं क्रिस्टी कोवेंट्री। 22 मार्च को मनेगा अर्थ और WWF करता है आयोजन। ऑस्ट्रेलिया से हुई थी शुरुआत। और भारत ने कोयले के उत्पादन में दर्ज किया माइलस्टोन। 1 बिलियन टन दर्ज किया गया उत्पादन। ऊर्जा सुरक्षा में अहम है कोयला। आइए शुरू करें। आईओसी यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के 144वें सत्र की बैठक ग्रीस के कोस्टा नवारिनो में आयोजित की गई थी। इस मौके पर आईओसी के 10वें अध्यक्ष के नाम की घोषणा की गई है। आईओसी के अध्यक्ष पद पर क्रिस्टी कोवेंट्री को चुना गया है। क्रिस्टी कोवेंट्री जिम्बाब्वे की खेल मंत्री हैं और ओलंपिक स्विमिंग में 2 बार गोल्ड जीत चुकी हैं। इसी के साथ वे आईओसी की पहली महिला अध्यक्ष बनेंगी। साथ ही वे इस पद पर पहुंचने वाली पहली अफ्रीकी भी हैं। उन्हें आईओसी के सदस्यों द्वारा 8 सालों के कार्यकाल के लिए एक सीक्रेट बैलेट के जरिए चुना गया है। वर्तमान में आईओसी में अध्यक्ष के पद पर थॉमस बाक काबिज हैं। उनका कार्यकाल 23 जून 2025 को खत्म हो रहा है। आपको बता दें कि आईओसी का गठन 23 जून 1894 को पहली ओलंपिक कॉन्फ्रेंस में किया गया था। इसे सेलिब्रेट करने के मकसद से 23 जून को ओलंपिक डे का भी आयोजन किया जाता है। यह आधुनिक ओलंपिक खेलों के आयोजन के लिए जिम्मेदार एक गैर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1896 में यूनान के एथेंस शहर से हुई थी। इनकी शुरुआत फ्रांस के बैरोन पियरे डी कोरबार्टीन के प्रयासों से हुई थी। ओलंपिक खेलों का आयोजन हर 4 साल में किया जाता है। जुलाई 2021 में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने ओलंपिक के आदर्श वाक्य में बदलाव किया है। नया आदर्श वाक्य है सिटियस ऑल्टियस फोर्टियस कम्युनिटर, यानी फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर टुगेदर। 34वें समर ओलंपिक साल 2028 में अमेरिका के लॉस एंजल्स में आयोजित किए जाएंगे। वहीं भारत ने 36वें ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए दावेदारी पेश की है। अगर भारत मेजबानी की दावेदारी जीतने में कामयाब होता है तो चीन, जापान और दक्षिण कोरिया के बाद भारत ओलंपिक की मेजबानी करने वाला चौथा एशियाई देश बन जाएगा। 22 मार्च को दुनिया भर में अर्थ आवर यानी पृथ्वी काल मनाया जाएगा। आमतौर पर यह इवेंट मार्च के अंतिम दिनों में शनिवार को स्थानीय समय के मुताबिक 8:30 से 9:30 बजे के बीच शाम में रात में आयोजित किया जाता है। इस दौरान वैश्विक स्तर पर लोग हर तरह की लाइट्स को ऑफ कर देते हैं। यह पर्यावरण संरक्षण के लिए वैश्विक स्तर पर किया जाने वाला सबसे बड़ा ग्रास रूट मूवमेंट है। इसका प्रमुख मकसद जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार कार्बन उत्सर्जन को कम करना और ऊर्जा बचत को प्रोत्साहित करना होता है। इस इवेंट को मार्च में आयोजित किए जाने की एक खास वजह है। दरअसल मार्च में दोनों गोलार्धों में वसंत और शरद विषुव यानी इक्विनॉक्स होता है, जिससे दोनों गोलार्धों का सनसेट का समय नजदीक रहता है। ऐसे में जब इस लाइट ऑफ इवेंट का आयोजन किया जाता है तो इसका वैश्विक प्रभाव ज्यादा विजिबल होता है। इसका आयोजन WWF यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा किया जाता है। सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी 31 मार्च 2007 को ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में। अर्थ आवर की शुरुआत में इसके लोगो में 60 लिखा हुआ था। ये घंटे में मौजूद 60 मिनट को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन 2011 से लोगो में 60+ कर दिया गया। मतलब ये कि ऊर्जा संरक्षण के लिए किए जाने वाले प्रयासों को इस 1 घंटे के बियॉन्ड ले जाना है। तो कल यानी 22 मार्च को आप सब अर्थ आवर कैसे सेलिब्रेट करने वाले हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। इस खबर की अहमियत को समझने के लिए 2014 में यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए एक सवाल पर गौर करिए। सवाल पूछा गया था कि पृथ्वी काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह यूएनईपी और यूनेस्को का उपक्रम है। यह एक आंदोलन है जिसमें प्रतिभागी हर साल एक निश्चित दिन 1 घंटे के लिए बिजली बंद कर देते हैं। यह जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी को बचाने के लिए जागरूकता लाने वाला आंदोलन है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? केवल 1 और 3, केवल 2, केवल 2 और 3 या फिर 1, 2 और 3? और इसका सही जवाब था ऑप्शन सी। दोस्तों, अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है स्टडी आईक्यू का नया संपूर्ण बैच। एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें टॉप एडुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप एंड हैंड रिटन नोट्स से लेकर पीआरपी, एमआरपी जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स हैं। प्रीलिम्स और मेंस स्कॉलरशिप के तहत प्रीलिम्स क्लियर करने पर पूरी फीस रिफंड हो जाएगी। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए स्पेशल उड़ान स्कॉलरशिप भी है। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप सर खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी आईक्यू पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका यूपीएससी ड्रीम भी होगा अचीव। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम,
चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। आपको करना क्या है, स्टडी IQ वेबसाइट पर जाइए, UPSC संपूर्ण बैच पर क्लिक कीजिए एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ आप देख सकते हैं डिस्काउंट कोड्स। वहां पर टाइप कीजिए अमृत लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस एंड ऑब्वियसली योर IAS जर्नी स्टार्ट्स हियर। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साल 2025 के अंत तक फाइनल किया जाएगा। पिछले महीने यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन भारत आई। इस दौरान यह तय हुआ कि 2025 के अंत तक दोनों पक्ष FTA को फाइनल करेंगे। दोनों पक्षों के बीच FTA को लेकर वार्ता 2022 में शुरू हुई थी। अभी तक इस मामले पर 10 राउंड ऑफ टॉक्स हो चुके हैं। अगली वार्ता मई 2025 में नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। इन वार्ताओं को लेकर EU ने एक रिपोर्ट भी जारी की है जिसमें कहा गया है कि कई मुद्दों पर बातचीत से हल निकला है, लेकिन रूल्स ऑफ ऑरिजिन के मुद्दे पर सहमति नहीं बन पाई है। देखिए, इंटरनेशनल ट्रेड में रूल्स ऑफ ऑरिजिन का मुद्दा बहुत जरूरी है। इसमें यह पता लगाया जाता है कि ये उत्पाद जिस देश से आयात किया जा रहा है वहीं पर ओरिजिनेट हुआ है या नहीं। ऐसे समझिए कि भारत और वियतनाम के बीच व्यापार को लेकर एक समझौता है। वियतनाम से आने वाले उत्पादों पर भारत कम टैरिफ लगाता है। अब अगर वियतनाम में स्थित कोई कंपनी चीन से सामान मंगाकर भारत भेजने लगे तो और उस पर ठप्पा लगा दे कि यह वियतनाम का है, तो एक तरह से चीटिंग हो जाएगी और भारत का नुकसान हो जाएगा। नुकसान इस सेंस में कि अगर हमें चीन के सामान को रियायत देनी होती तो हम चीन के साथ ही ऐसा समझौता कर लेते। समझौता वियतनाम के साथ है तो रियायतें भी उसी के उत्पादों को दी जाएंगी। तो इस झोल से बचने के लिए भारत समेत सभी देश FTA या ऐसे समझौते करते वक्त रूल्स ऑफ ऑरिजिन के लिए क्या प्रोसेस फॉलो होगा इसे डिफाइन करते हैं। हर FTA में इसके क्लॉज अलग अलग हो सकते हैं। अभी हाल ही में द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स यानी CBIC ने कस्टम्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रूल्स ऑफ ऑरिजिन अंडर ट्रेड एग्रीमेंट्स रूल्स 2020 में संशोधन करके सर्टिफिकेट की जगह प्रूफ शब्द का इस्तेमाल किया है। इससे भारतीय अथॉरिटीज रूल्स ऑफ ऑरिजिन के नियमों को ज्यादा सख्त तरीके से लागू कर सकेंगी। भारत ने कोयले के उत्पादन में एक माइलस्टोन अचीव किया है। दरअसल भारत ने वर्तमान वित्त वर्ष में 1 बिलियन टन कोयले का उत्पादन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे भारत के लिए गर्व का विषय बताया। साथ ही ये अचीवमेंट देश की ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि और आत्मनिर्भरता को दिखाता है। सरकार का दावा है कि भारत ने केवल कोयले के उत्पादन में ही वृद्धि नहीं की है, बल्कि भारत ने कोयले के उत्पादन में सतत खनन को भी बढ़ावा दिया है। बता दें कि जीवाश्म ईंधनों में कोयला भारत में पाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण संसाधन है। यह भारत में पाया भी बहुतायत में जाता है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए 55% तक कोयले पर निर्भर है। भारत की उद्योग विरासत को तैयार करने में भारतीय कोयले की अहम भूमिका रही है। कोयला एक अवसादी चट्टान यानी सेडिमेंट्री रॉक है और इसका निर्माण लाखों वर्षों तक मिट्टी के नीचे दबे पौधों के अवशेषों पर पड़ने वाले जियोलॉजिकल प्रेशर के कारण हुआ है। भारत में कई तरह के कोयले पाए जाते हैं। इनमें एक टाइप है एंथ्रेसाइट। ये एक हाई ग्रेड वाला कोयला होता है और इसमें कार्बन की मात्रा का प्रतिशत बहुत ज्यादा होता है। यही कोकिंग कोल है जिसका यूज स्टील बनाने के लिए किया जाता है। भारत में ये जम्मू कश्मीर में बहुत कम मात्रा में मिलता है। भारत अपनी स्टील इंडस्ट्री की जरूरतों को पूरा करने के लिए इसके आयात पर निर्भर है और अपनी जरूरतों का 85% कोकिंग कोल आयात ही करता है। 2024 में नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की थी। उसमें भारत सरकार से कोकिंग कोल को क्रिटिकल मिनरल घोषित करने की सिफारिश की गई थी। रिपोर्ट में बताया गया था कि स्टील की कॉस्ट में 42% हिस्सा तो कोकिंग कोल का ही होता है। अब अगर भारत को अवसंरचना विकास करना है जिसमें स्टील की बड़ी भूमिका है तो कोकिंग कोल का घरेलू स्तर पर उत्पादन जरूरी है। दूसरा टाइप होता है बिटुमिनस। ये मीडियम ग्रेड का कोयला है। भारत में बिजली के उत्पादन में इसका इस्तेमाल होता है। यह भारत के झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में पाया जाता है। तीसरा टाइप है लिग्नाइट। ये एक लो क्वालिटी कोल है। इसमें कार्बन कंटेंट नाम मात्र का होता है और ये राजस्थान, तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। आइए देखते हैं आज का टर्म ऑफ द डे। आज का टर्म ऑफ द डे है ग्लास सीलिंग। ग्लास सीलिंग एक मेटाफर है। इसका मतलब है कि एक अदृश्य दीवार यानी एक ऐसी बाधा या दीवार जो दिखाई नहीं देती। फेमिनिज्म मूवमेंट में इस शब्द का इस्तेमाल महिलाओं द्वारा फेस की जा रही लैंगिक असमानता के लिए किया जाता है। किसी बड़ी संस्था या कंपनी में महिलाएं CEO और प्रेसिडेंट जैसे पदों पर कम ही दिखाई देती हैं। यहाँ पर उनकी मेरिट आड़े नहीं आती, बल्कि कई बार वजह उनका महिला होना होता है। जैसे आपने सुना होगा कि जब कोई महिला अंतरिक्ष विज्ञान या डिफेंस जैसे क्षेत्रों में अच्छा परफॉर्म करती हैं, तो कहा जाता है कि उन्होंने ग्लास सीलिंग ब्रेक की है।
क्योंकि ये वे सेक्टर्स हैं जहां पर महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। इसे समझने के लिए आप आज के बुलेटिन की पहली खबर पर गौर कर लीजिए। आईओसी यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को पहली महिला अध्यक्ष 2025 में जाकर मिली हैं, जबकि आईओसी 1894 में गठित की गई थी। अब ऐसा तो नहीं रहा होगा कि आज तक स्पोर्ट्स की दुनिया में ऐसी कोई महिला नहीं हुई जो आईओसी को लीड कर सके, लेकिन स्पोर्ट्स की दुनिया में एक ग्लास सीलिंग है जिसके चलते पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का प्रतिनिधित्व इस क्षेत्र में कम है। क्रिस्टी कोवेंट्री ने अपनी स्पीच में भी कहा कि इस पद पर पहुंचकर उन्होंने ग्लास सीलिंग ब्रेक की है। आइए देखते हैं आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। आसियान के रक्षा मंत्रियों की 14वीं बैठक का नई दिल्ली में समापन हुआ। बैठक में आतंकवाद से निपटने के तरीकों पर चर्चा हुई, जिसमें आसियान देशों के साथ साथ अमेरिका, चीन, रूस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया के प्रतिनिधि शामिल हुए। इस दौरान भारत और मलेशिया 2027 तक के लिए नए सह अध्यक्ष चुने गए। इससे पहले ये सह अध्यक्षता म्यांमार और रूस के पास थी। इसके अलावा आतंकवाद से निपटने के लिए 2026 में मलेशिया में टेबल टॉप अभ्यास करने और 2027 में भारत में फील्ड प्रशिक्षण अभ्यास करने पर सहमति बनी। साल 2023-24 में भारत से 3348 मीट्रिक टन रेशम कचरे का निर्यात किया गया, जिसका बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता था। यहाँ गौर करने वाली बात है कि भारत में मुख्य रूप से कच्चे रेशम का आयात किया जाता है, न कि रेशम कचरे से बने उत्पादों का। इसलिए रेशम कचरे के बेहतर उपयोग के लिए असम और मणिपुर में 3 सिल्क मिल स्थापित की जा रही हैं। इसके अलावा सरकार सिल्क समग्र 2 योजना के तहत छोटी छोटी स्पिनिंग मशीनों को भी बढ़ावा दे रही है। इसके लिए केंद्रीय रेशम बोर्ड और राज्य सरकारें मिलकर काम कर रही हैं। लोकसभा में जीआई टैग वाले हैंडलूम प्रोडक्ट्स को लेकर सरकार से प्रश्न पूछा गया, जिसके जवाब में बताया गया कि वस्त्र मंत्रालय पूरे भारत में हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों के लिए भौगोलिक संकेतक यानी जीआई पंजीकरण को बढ़ावा देता है। यह काम राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम के तहत किया जाता है। अब तक कुल 658 उत्पादों को जीआई टैग के लिए पंजीकृत किया गया है, जिनमें से 214 हस्तशिल्प और 104 हथकरघा उत्पादों को अंतिम रूप से जीआई टैग मिल चुका है। इसके अलावा हाल ही में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जीआई हथकरघा उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए जीआई एंड बियॉन्ड विरासत से विकास तक शिखर सम्मेलन का आयोजन भी किया गया। इसमें इन उत्पादों की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक खासियत को दिखाया गया, जिससे कारीगरों को खरीदारों से जुड़ने और बाजार की जानकारी पाने का मौका मिला। दार्जिलिंग में पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क ने भारत का पहला फ्रोजन जू शुरू किया है। इसका उद्देश्य लुप्तप्राय हिमालयी प्रजातियों को बचाना है। इसमें रेड पांडा और हिम तेंदुए जैसे जानवरों का डीएनए, शुक्राणु, अंडाणु और भ्रूण -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर सुरक्षित रखा जाता है। ये जूलॉजिकल पार्क हैदराबाद के सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के साथ मिलकर काम कर रहा है। यहाँ जंगली और पालतू जानवरों से टिश्यूज के सैंपल इकट्ठे किए जाते हैं। फिर इन नमूनों का उपयोग इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जैसी तकनीकों से प्रजातियों को फिर से जीवित करने के लिए किया जा सकता है। आपको बता दें कि ऐसा पहला फ्रोजन जू 1975 में अमेरिका के सैन डिएगो में बनाया गया था। गूगल ने फायरसेट प्रोजेक्ट के तहत पहला सैटेलाइट लॉन्च किया है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से जंगल की आग पर नजर रखेगा। इस प्रोजेक्ट के तहत 50 सैटेलाइट भेजे जाएंगे, जो 5x5 मीटर के एरिया में फैली छोटी आग की भी पहचान कर सकेंगे। पहला सैटेलाइट म्यून स्पेस ने बनाया है, जिसमें खास इंफ्रारेड कैमरे लगे हैं जो दूर से ही आग को पहचान सकते हैं। पहले चरण में अगले साल तक 3 सैटेलाइट लॉन्च किए जाएंगे, जो दिन में 2 बार अपडेट देंगे, लेकिन फ्यूचर में हर 20 मिनट में पूरी पृथ्वी की निगरानी करने का टारगेट है। फिलहाल गूगल, म्यून स्पेस, अर्थ फायर अलायंस और मूर फाउंडेशन इस प्रोजेक्ट को चला रहे हैं। आइए जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित सवाल। हाल ही में क्रिस्टी कोवेंट्री का नाम चर्चा में रहा। उनसे जुड़े कुछ कथनों पर विचार कीजिए। वे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष के पद पर चुनी गई पहली महिला हैं। वे जिम्बाब्वे से संबंध रखती हैं। वे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष पद पर पहुंचने वाली पहली अफ्रीकी हैं। उपर्युक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव करना है। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3। अगला सवाल है, अर्थ आवर यानी कि पृथ्वी काल का आयोजन किस संस्था के द्वारा किया जाता है? WWF, UNEP, यूनेस्को या फिर यूनिसेफ? आइए देखते हैं पिछले बुलेटिन में मैंने क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या है। पहला सवाल था कवच के संबंध में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कवच एक स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है, जिसे भारत ने जापान के सहयोग से तैयार किया है। यह प्रणाली खराब मौसम की स्थिति में भी काम कर सकती है। उपर्युक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव कीजिए। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 नहीं 2। सही जवाब है विकल्प बी यानी केवल दूसरा कथन सही है। पहला कथन गलत है, क्योंकि कवच प्रणाली को भारत ने स्वदेशी तौर पर तैयार किया है।
अगला प्रश्न है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रिपोर्ट में हैप्पीनेस इंडेक्स में फिनलैंड पहले स्थान पर है। भारत को हैप्पीनेस इंडेक्स में 118वीं रैंक हासिल हुई है। अफगानिस्तान को हैप्पीनेस इंडेक्स में आखिरी पायदान पर रखा गया है। सही कथन या कथनों को चुनना है, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, 1 और 3 या फिर उपर्युक्त सभी। सही जवाब है विकल्प डी, यानी तीनों कथन सही हैं। तो आज इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल रात 9 बजे पूरे हफ्ते के कंपाइलेशन के साथ मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। नमस्कार।